बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए एज़ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए एक ऐसा मटेरियल है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में यानी कि आगे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। ये कैसे पता चला, तो वो हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता चला। तो उन एक्सपेरिमेंट्स को आज हम देखेंगे। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने इन 1920s। इसने क्या किया, इसने स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया लिया जो कि निमोनिया काज़ करता है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया दो तरह का होता है, एस फॉर्म और आर फॉर्म। एस फॉर्म का मतलब है कि ये स्मूथ है और इसके ऊपर एक कोट होता है जो कि पॉइजनस होता है, पॉइजनस या टॉक्सिक होता है। ये एक हाइपोथेसिस थी, ठीक है। इसने एक हाइपोथेसिस दी गई कि ये पॉइजनस कोट है या टॉक्सिक है, और ये बैक्टीरिया क्या है, ये कोट इसको विरुलेंट बना देता है, खतरनाक बना देता है। यानी कि अगर ये बैक्टीरिया किसी भी चीज़ के अंदर जाएगा, किसी के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, तो वो बैक्टीरिया जो है वो उस ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा। दूसरी तरफ हमारे पास जो टाइप है वो आर फॉर्म होती है। आर फॉर्म मतलब कि रफ़ फॉर्म है, इसके ऊपर कोट नहीं होता और ये नॉन विरुलेंट होते हैं, यानी कि ये बीमारी कॉज़ नहीं करते। तो एक्सपेरिमेंट इसने क्या किया, इसने कुछ माउस लिए, ठीक है, कुछ चूहे लिए। उसने क्या किया, उनके अंदर पहले चूहे के अंदर उसने क्या किया, पहले माउस के अंदर उसने एस टाइप बैक्टीरिया डाले। एस टाइप बैक्टीरिया डालने से क्या हुआ, एस टाइप बैक्टीरिया हमें पता है कि विरुलेंट थे। तो माउस क्या हुआ, डाइड, मर गया। तो ये तो एक आम सी बात ही, पता चलता है कि जो एस फॉर्म है वो विरुलेंट थी, खतरनाक थी, बीमारी कॉज करने वाली थी। उससे क्या हुआ, जो माउस था वो मर गया। उसके बाद उसने आर फॉर्म को जो है वो इंजेक्ट किया, आर टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माउस के अंदर। तो आर टाइप थे नॉन विरुलेंट, तो इसको ये बीमारी कॉज करने वाले नहीं थे। तो हमारे पास क्या हुआ, बैक्टीरिया जो माउस थे वो अलाइव रहे। थर्ड में उसने क्या किया, हीट किल एस टाइप बैक्टीरिया लिए। इनके जो एस टाइप बैक्टीरिया जो विरुलेंट थे, उसने क्या किया, उनको हीट किल्ड कर दिया, ठीक है। जब उसको हीट किल किया तो उसका मतलब है कि वो टॉक्सिक नहीं रहे, अब विरुलेंट नहीं रहे। तो उससे जब उन्होंने उनको इंजेक्ट किया माउस के अंदर, तो माउस क्या थे, अलाइव, यानी कि ज़िंदा रहे। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट्स तो समझ में आते थे नॉर्मल। उसके बाद चौथा एक्सपेरिमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट्स वाला था। उसमें क्या किया उसने, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया लिए, यानी कि हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया, यानी कि जो नॉन विरुलेंट हो गए थे, यानी कि इन्हें बीमारी कॉज नहीं कर सकते थे। और उसने जिसमें हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आया था, माउस अलाइव रहे थे। सेकंड उसने प्लस उसमें ऐड कर दिया आर टाइप बैक्टीरिया। आर टाइप बैक्टीरिया जो थे वो नॉन विरुलेंट थे, वो तो ऑलरेडी जो है वो कोई बीमारी कॉज नहीं कर रहे थे। तो इसका रिज़ल्ट ये होना चाहिए था कि जो माउस था वो अलाइव रहना चाहिए था, यानी कि ज़िंदा रहना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, रिज़ल्ट ये निकला कि माउस बिकम डेड। यहाँ पे जो माउस था वो डेड हो गया। तो ये एक बहुत शॉकिंग रिज़ल्ट था कि ऐसा कैसे हुआ, जबकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि माउस जो था उसको अलाइव रहना चाहिए था, क्योंकि ये भी बीमारी कॉज़ नहीं कर रहा और ये वाला भी बीमारी कॉज़ नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे रिज़ल्ट्स हमारी एक्सपेक्टेशंस के क्या थे, उलट थे। तो फिर उसने क्या किया, फ्रेडरिक ग्रिफ़िथ ने ब्लड लिया उस माउस का और उसका ब्लड टेस्ट किया, तो उसने देखा कि ब्लड के अंदर जो थे वो अलाइव एस टाइप बैक्टीरिया मौजूद थे, यानी कि ज़िंदा एस टाइप बैक्टीरिया मौजूद थे। तो ये मज़ीद शॉकिंग रिज़ल्ट्स थे कि हमने डाले तो हीट किल्ड थे, यानी कि मरे हुए कह लें कि हमने एस टाइप बैक्टीरिया डाले हैं, लेकिन जो निकल रहे हैं वो कौन से हैं, वो अलाइव हैं। तो मरे हुए डाल रहे हैं, ज़िंदा निकल रहे हैं, ये क्या चक्कर है? तो फिर उसने क्या किया, उसने कहा कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली तो ये हो सकती है कि हमारे पास हमने मरे हुए एस टाइप बैक्टीरिया डाले हैं और निकल रहे हैं जी अलाइव। तो जब मरे हुए डाल रहे हैं, निकल रहे हैं ज़िंदा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया। तो फिर उसने कहा कि दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एस टाइप बैक्टीरिया जो कि मरे हुए हैं, उनमें से कुछ ऐसा निकला, कोई ऐसी चीज़ निकली जो कि आर टाइप के पास गई। ठीक है, समथिंग फ्रॉम एस टाइप बैक्टीरिया एंटर्स इन द आर टाइप एंड मेक इट विरुलेंट। कोई चीज़ एस टाइप में से निकली, क्योंकि वो तो पहले मरे हुए थे, वो खुद ब खुद तो बीमारी कॉज नहीं कर सकते थे, तो लिहाजा इनमें से कोई ऐसी चीज़ निकली जो कि आर के पास गई, क्योंकि आर तो पहले से नॉन विरुलेंट है। इनमें से कुछ निकला जो आर के पास गया, और आर जो है विरुलेंट हो गए, इनके वो खतरनाक हो गया, बीमारी कॉज करने वाला बन गया, जिसकी वजह से हमारे पास जो माउस था वो क्या हो गया, डेड हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। समथिंग वाज ट्रांसफॉर्मिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम वन टाइप टू अदर। यानी कि उसने क्या कहा कि कोई ऐसी चीज़ है जिसने बैक्टीरिया को एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। बेसिकली जो एस टाइप बैक्टीरिया थे वो हमारे पास आर टाइप ही हैं, ठीक है, ये अलाइव आर टाइप वाले ही हैं, लेकिन आर टाइप खुद तो नॉन विरुलेंट थे, खुद तो बीमारी कॉज कहीं नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से एस टाइप में से कोई ऐसी चीज़ निकली जो कि आर के पास गई, उसने आर को ट्रांसफॉर्म कर दिया एस वाले के अंदर, ठीक है, विरुलेंट बना दिया, इसको एस टाइप के जैसा बना दिया। तो हमें पता चला कि वो एस टाइप अलाइव नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली वो क्या थे, वो आर टाइप थे। तो
यहाँ पे फ्रेडरिक ग्रिफ़िथ को ये नहीं मालूम था कि वो क्या चीज़ है। उसने समथिंग का वर्ड यूज़ किया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो क्या चीज़ है, वो डीएनए है, वो क्या है। सो इस चीज़ को मज़ीद जो है वो इलैबोरेट करने के लिए, इसके काम को मज़ीद जो है वो रीस्टार्ट उन्होंने यहाँ पे मज़ीद जो दूसरे हमारे पास साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया कि डीएनए जो था वो बेसिकली जेनेटिक मटीरियल था, जो कि एस टाइप में से निकला और वो आर के पास गया। अब एस टाइप तो हमने किल किए हुए हैं, मारे हुए हैं, लेकिन हमें पता है कि जो डीएनए है वो जल्दी किल नहीं किया जाता। यानी कि जल्दी किल नहीं हो सकता। इवन कि अब इंसान की बात करें तो इसमें भी क्या होता है कि इंसान अगर मर भी जाता है तो उसका जो डीएनए है वो काफ़ी देर तक वो कहना है कि अलाइव ही रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। तो इसीलिए एस टाइप बैक्टीरिया का भी सेम यही केस था कि उन बैक्टीरिया को तो किल कर दिया, लेकिन जो उसका डीएनए था वो किल नहीं किया जा सका, और वो किल नहीं हुआ तो डीएनए उसका कन्व इसमें आ गया आर टाइप के अंदर, और आर टाइप ने क्या किया, कोट बना लिया जो कि पॉइज़नस था, टॉक्सिक था, और उसकी वजह से हमारे पास जो माउस था वो डेड हो गया। सो इसी काम को आगे मैं नेक्स्ट प्रूव किया इस क्वेश्चन को, जिस जिस जो कि इसने समथिंग का वर्ड यूज़ किया था कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो कि एस में से निकली और आर में से गई, और उसने आर वाले को कन्वर्ट कर दिया एस टाइप के अंदर। सो इन अर्ली 1940s, ये 1920s में किया गया, ये 1940s में बनाया किया गया एक्सपेरिमेंट, तकरीबन 20 साल बाद। दे ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन रेज्ड बाय ग्रिफ्थ रिजल्ट्स, ठीक है, जो ग्रिफ्थ रिजल्ट में जो क्वेश्चंस निकले थे कि कोई चीज़ ऐसी है जो कि कन्वर्ट हुई है, ट्रांसफॉर्म हो गई है, जो उसने आर टाइप को ट्रांसफॉर्म कर दिया एस टाइप के अंदर, तो इन सवालों का जवाब दिया गया। तो इसमें उन्होंने क्या किया जी, इन विट्रो एक्सपेरिमेंट थे, यानी कि आउटसाइड द बॉडी एक्सपेरिमेंट किया गया। सो यहाँ पे उसने हीट किल्ड एस सेल्स लिए, इन्होंने हीट किल्ड एस सेल्स लिए, तो उसने इनको इसको डाल दिया इनके अंदर, ठीक है, इसके अंदर डाल दिया। सो हमारे पास ये कुछ ट्यूब्स थी कह लें, ठीक है, कुछ कल्चर मीडियम्स थे। तो इनमें से उसने क्या किया, लिपिड को एक्सट्रैक्ट कर दिया और शुगर को एक्सट्रैक्ट किया, यानी कि लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट को एक्सट्रैक्ट किया। फिर उसने क्या किया, पहले वाले में उसने किया जी कि प्रोटीनेज़ को ऐड कर दिया। प्रोटीनेज़ क्या है, यानी कि जो प्रोटीन को ख़त्म कर रहा है, ठीक है, किल कर रहा है, यानी कि इसमें प्रोटीन अब नहीं है। प्रोटीन इसमें नहीं है तो इसमें आरएनए भी मौजूद है, डीएनए भी मौजूद है। इसने देखना चाहा इन्होंने कि बेसिकली जो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है वो क्या है? यानी कि जिन्होंने एस टाइप को ज़िंदा रखा, यानी कि आर वाले को कन्वर्ट कर दिया एस के अंदर, तो वो क्या चीज़ है जो ट्रांसफ़र हुई है, जो ट्रांसफ़ॉर्म की गई है, ठीक है? तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्रोटीन निकाल दी, आरएनए और डीएनए दोनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो इसमें अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके अंदर ऐड कर दिए आर सेल्स, इनके आर टाइप बैक्टीरिया जो थे वो उसके अंदर ऐड कर दिए। तो रिज़ल्ट क्या निकला, हमारे पास एस सेल अपीयर हो गए, ठीक है? एस सेल अपीयर हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, हमारे पास आरएनएज़ इसमें डाला, दूसरे वाले में आरएनएज़ डाला, तो आरएनए यानी कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। आरएनए को यानी कहते हैं कि किल कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। प्रोटीन भी इसके अंदर मौजूद है और डीएनए भी इसके अंदर मौजूद है। यानी कि अभी भी जो हीट किल्ड एस सेल्स हैं, वो कह लें कि कहीं न कहीं अलाइव हैं। उनके अंदर से जो ऐसा मटीरियल है जो कि डीएनए है, वो ट्रांसफ़ॉर्म हो सकता है और वो एस सेल्स को हमारे पास अपीयर हो सकते हैं। सो इसमें भी सेम यही केस हुआ, आर आर सेल्स डाले तो एस सेल हमारे पास अपीयर हो गए, क्योंकि इसमें डीएनए मौजूद था और प्रोटीन भी मौजूद थी, सिर्फ़ आरएनए मौजूद नहीं था। सो थर्ड वाले में उसने क्या किया, डीएनए को डीएनएज़ एंजाइम डाला, जो कि डीएनए को किल कर देता है, डीएनए ख़त्म हो गया, हमारे पास यहाँ पे डीएनए मौजूद नहीं था। सो अब जब उसने आर सेल्स को ऐड किया तो देखा कि हमारे पास एस सेल्स अपीयर नहीं हुए, इनके हीट किल्ड एस सेल्स थे, वो अब यहाँ पे अपीयर नहीं हुए। बेशक वो हीट किल्ड थे, मारे हुए थे, लेकिन उनमें डीएनए तो मौजूद था। तो यहाँ पे जब उसने डीएनए को भी ख़त्म कर दिया, तो हमारे पास वो आगे कन्वर्ट नहीं हुआ, आगे ट्रांसफ़ॉर्म नहीं हुआ। सो देयर नो एस सेल्स अपीयर। सो यहाँ से क्या चीज़ प्रूव हुई कि डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटीरियल है जो कि ट्रांसफ़र होता है। जो कि ट्रांसफ़र आगे हुआ तो उसकी वजह से एस सेल हमारे पास अपीयर हुए थे। ठीक हो गया? लेकिन ये एक्सपेरिमेंट भी अभी तक बहुत ज़्यादा जाना-माना नहीं गया। सो ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं था, तो इस वजह से एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि किया हर्शे एंड चेज़ ने। हर्शे एंड चेज़ ने द कंक्लूजन दैट डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटीरियल वाज़ नॉट वाइडली एक्सेप्टेड एट फर्स्ट, ठीक है? हमने बात की कि शुरू-शुरू में डीएनए जो है हम बताया गया एक जेनेटिक मटीरियल है, आगे ट्रांसफ़र होता है। पिछले एक्सपेरिमेंट से जो हमने देखा वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं था। तो इट हैड टू बी कन्फर्म्ड बाय अदर रिसर्च, तो इसको एक मज़ीद रिसर्च के ज़रिए मज़ीद कन्फर्म किया गया। तो ये रिसर्च कब की गई जी, एक्सपेरिमेंट कब किया गया, 1950s में किया गया। आल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस, ठीक है, इन 2 साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया और इसमें उन्होंने क्या चीज़ें इस्तेमाल की जी, वायरस लिया और बैक्टीरिया लिया, यानी कि वायरस और बैक्टीरिया लिया।
तो क्या किया, ये हमारे पास एक वायरस है जिसको हम बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। तो इसका जो कोट है वायरस का, वो बना हुआ होता है प्रोटीन से, और जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर जो जीन्स मौजूद हैं, वो है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल इसका डीएनए है। तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, प्रोटीन हमारे पास बनी होती है, हमें पता है सल्फ़र से, और डीएनए के अंदर क्या होता है, फास्फोरस होता है। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स लिए। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का मतलब क्या है कि जो रेडिएशंस एमिट करते हैं, ग्लो करते हैं, लाइट पैदा करते हैं। सो इन्होंने सल्फ़र और फास्फोरस के रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स लिए। इनका नॉर्मल आइसोटॉप का जो है नॉर्मल जो एलिमेंट्स थे, सल्फ़र का उसका मास था, एटॉमिक मास 32, और फास्फोरस का था 31। लेकिन जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स लिए उनमें सल्फ़र का हमारे पास मास था 38, और फास्फोरस का हमारे पास एटॉमिक मास है 32। ठीक है जी। तो अब क्या किया इन्होंने, हमारे पास ये 1 और ये 2, यानी कि 2 तरह के इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। पहले वाले में इन्होंने क्या किया, एक वायरस लिया, वायरस के अंदर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल था, इन्होंने यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल को चेंज किया फास्फोरस के साथ, जो कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस था, नॉर्मल फास्फोरस नहीं है जो कि ये जेनेटिक मटेरियल वाला है, बल्कि इन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया ताकि हमें पता चल जाए कि एंड पे जो चीज़ हमारे पास रिजल्ट निकल रहा है, वो या तो हमारे पास डीएनए अगर हो तो डीएनए ग्लो करेगा, अगर हमारे पास प्रोटीन अगर ट्रांसफ़र हो रही है तो वो ग्लो करेगी, क्योंकि हमने वो ग्लो करने वाले लिए हैं जो कि लाइट एमिट कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव। सो पहले में उन्होंने क्या किया, फास्फोरस को लिया, यानी कि इसको चेंज किया डीएनए को, फास्फोरस लिया, रेडियो एक्टिव था ये, ठीक है। तो इस सेकंड वाले में उन्होंने क्या किया, प्रोटीन कोड को चेंज कर दिया। प्रोटीन कोड उन्होंने सल्फ़र वो वाला लिया जो कि रेडियो एक्टिव था। ठीक है जी, हमने इसको रेड के साथ शो किया हुआ है। तो हमें पता है कि वायरस जो होते हैं वो बज़ाते खुद एसेलुलर मटीरियल होते हैं, सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, कि पार्टिकल्स होते हैं जो कि एसेलुलर हैं, इनके अंदर सेल्स नहीं होते, ये सेल से भी निचली सतह के जो हैं वो पार्टिकल्स हैं। सो जब वायरस जो हैं ये क्या करते हैं, ये खुद ब खुद तो रेप्लिकेट अब नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं, किसी न किसी बैक्टीरिया के अंदर, किसी न किसी सेल के अंदर, बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाके खुद को रेप्लिकेट करते हैं, और फिर बैक्टीरिया की सेल को जो है उसको ब्रस्ट करके बाहर निकल जाते हैं। तो इस वजह से इनको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने वाला। बैक्टीरिया के अंदर जाके बैक्टीरिया की मशीनरी को यूज़ करते हैं, अपनी कॉपीज़ बनाते हैं, और फिर बैक्टीरिया के सेल से बाहर निकलाते हैं उसको ब्रस्ट करके। सो इस वजह से अब क्या हुआ, ये हमारे पास वायरस आया, हमने बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है, ये पेट्री डिश के अंदर हम काम कर रहे हैं, बैक्टीरिया के ऊपर रखा, तो हमें पता है कि वायरस की जो चीज़ बैक्टीरिया के अंदर जाती है, जो इंजेक्ट होती है, वो क्या होती है, वो डीएनए होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। बाकी जो कोट होता है उसका वो बाहर रह जाता है। सो हमारे पास यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए हमारे पास जो था वो अंदर आया। अंदर आके उसने क्या किया, बैक्टीरिया की मशीनरी को यूज़ किया, अपनी कॉपीज़ बनाई, रेप्लिकेट हुआ, और फिर वो क्या हुआ, ब्रस्ट हो गया, बाहर निकल आया। तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो डीएनए मौजूद है, डीएनए हमारे पास कौन-सा है, ये जो हमने डाला था फास्फोरस वाला, ठीक है? यानी कि रेडियो एक्टिव डीएनए हमने डाला है, यहाँ पे ग्लो कर रहा है। ये रेड कलर में ग्लो कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है, रेडिएशंस एमिट कर रहा है। सो हमें पता चल गया कि जो चीज़ नेक्स्ट जनरेशंस में कह लें या नेक्स्ट बैक्टीरिया में सॉरी नेक्स्ट वायरस में जो ट्रांसफ़र हुई है वो क्या थी, जेनेटिक मटीरियल था, कोट बाहर रह गया। सेकंड वाले में क्या था कि प्रोटीन कोड को हमने चेंज किया था, प्रोटीन कोड हमारे पास पता है बाहर रह गया, और जो हमारे पास डीएनए था वो सिंपल वाला डीएनए यानी कि इसी वायरस वाला डीएनए था, और वायरस का जो अपना डीएनए था वो अंदर गया, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर गया तो बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट किया गया, तो बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट होकर उसने अपनी कॉपीज़ बनाई, और वो लाइसिस के थ्रू जो है वो बाहर निकल आया। तो यहाँ पे हमारे पास जो डीएनए था उसका नॉर्मल था, और कोई भी चीज़ यहाँ पे हमारे पास ग्लो नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या था कि जो प्रोटीन थी बेसिकली वो जो बाहर रह गई है प्रोटीन, वही हमारे पास जो वो वाली थी जो हमने रेडियो एक्टिव वाली थी, ठीक है। बाकी इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम है। यहाँ पे हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल था वो चेंज हुआ है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए ही वो चीज़ है जो कि आगे ट्रांसफ़र हो रही है। प्रोटीन कोड आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, या आरएनए या कोई और चीज़ ट्रांसफ़र नहीं हो रही। तो यहाँ पे मज़ीद कन्फर्म ये चीज़ हो गई कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन में आगे ट्रांसफ़र होता है। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसमें हमने डीएनए को देखा कि वो जेनेटिक मटेरियल है, और ये प्रूव किया गया डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने किया। मुख्तलिफ जो है वो यानी कि 1920s में किया गया, और ये मज़ीद अगले सालों में 1940s में किया गया, वो 1950s में किया गया। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।